सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज की जो स्ट्रीम है इसमें हम इस समय देश में चल रहे एक सबसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के घर से अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है, पैसा प्राप्त हुआ है और बताया जाता है कि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है और इस मुद्दे को लेके इस समय देश में बड़ी गर्मागर्म बहस है। पूरा अगर आप मीडिया देखिए, सोशल मीडिया देखिए, मेन स्ट्रीम के चैनल देखें, सभी जगह एक ही मुद्दे पर बात हो रही है कि भाई न्यायपालिका में इतना अधिक भ्रष्टाचार है। इस मुद्दे को लेके बड़ी गर्मागर्म बहस चल रही। ठीक, पर मामला ये है कि इस पूरी बहस में आप देखेंगे, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जो पूरी बहस है, इस बहस के केंद्र में सारी बातें हो रही हैं कि कौन ने पैसा खाया, किस तरह से आया, जज के ऊपर पहले से आपराधिक रिकॉर्ड थे, कैसे कौन से जज साहब इसे क्या बोलते हैं हाई कोर्ट से दिल्ली में लेकर आए, सारी बहस है। लेकिन मूल मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही कि जो भारत की न्याय व्यवस्था है इसमें जो असीमित भ्रष्टाचार है, ठीक, इसकी जड़ क्या है। जड़ से मतलब इसके कैसे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से आती है, रूट क्या है। ठीक, तो आज हम भारतीय न्यायपालिका, जो कि एक बेहद सड़ा गला सा एक सिस्टम है, सड़ रहा है, जिसमें से बदबू दूर तक आ रही है और ये बदबू अब फटकर पूरी चारों ओर फैल चुकी है। इस केस के माध्यम से सबने देख लिया कि जो लंबे समय से छुपाने की कोशिश की जा रही थी वो अब बदबू के रूप में सभी तरफ फैल गई है। तो भारतीय न्यायपालिका की सड़ी व्यवस्था, सड़ी गली अवस्था का कारण क्या है, इस असीमित भ्रष्ट व्यवस्था का मूल कारण क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला किस तरह का मामला है। ठीक है, तो चलिए हमारे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम को हम थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, भ्रष्टाचार का मामला कितना गंभीर मामला है भारत की न्यायपालिका में और इसकी जड़ क्या है और इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, ये और किन मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो रही। क्या इस समाज में हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार की इस जड़ अर्थात जातिवाद पर बात कर पाए। ठीक, सारी बातें करेंगे लेकिन जो भ्रष्टाचार की जड़ है अर्थात जातिवाद, उस पर बात नहीं करें। ठीक, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेके बड़ा बिगुल बजा के बैठे हुए हैं, वो स्वयं भी जातिवादी व्यवस्था के ही एक अंग है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ये पूरा मामला क्या है, एक एक करके से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से ये बनता है। ठीक, तो दर्शकों, ये एक पुराने जज साहब हैं, JB पादरीवाला इनका नाम है और ये गुजरात हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे 2015 में। और इन्होंने अपने जज रहते हुए एक टिप्पणी की थी जिसकी वजह से इनके ऊपर महाभियोग भी चलने वाला था पर रुक गया। और इन्होंने कहा था कि भाई भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है, यानी देश को तोड़ने वाले जो सबसे बड़ी चीज है, वो कहते हैं कि आरक्षण और भ्रष्टाचार। तो पादरीवाला साहब के हिसाब से इस देश को तोड़ने वाले तत्व आरक्षण और भ्रष्टाचार हैं और वो कहते हैं कि लोग आज भी 65 सालों के बाद भी आरक्षण की बात करते हैं। ठीक, दो चीजों पर इन्होंने बात की थी, आरक्षण और भ्रष्टाचार को तोड़ने वाला कहा था, भ्रष्टाचार तोड़ने वाला समझ में आता है। ठीक, और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि पादरीवाला साहब क्या बोलते हैं, आरक्षण और जो जातियां हैं इसे कोस रहे थे कि लोग आज भी जाति और आरक्षण की बात करते हैं। एक ये जानते हुए कि पूरा का पूरा न्यायपालिका, ठीक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक, ये लोग यहाँ खास जाति वर्ग के लोगों के दबदबे हैं, अड्डा है, मैं कहूँगा अड्डा है, जातिवादियों का अड्डा है। ठीक, और जैसा कि आपको पता होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को चुनने को लेकर कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं होती, केवल एक इंटरव्यू होता है कॉलेजियम सिस्टम से और ये अपने ही लोगों को वहां बिठाते रहते हैं। ठीक, तो सबसे बड़ा जातिवाद का अड्डा इस देश में, इस देश की न्यायपालिका है और वहीं पर बैठा हुआ एक जज पादरीवाला ये कह रहा था कि भाई आरक्षण खराब है। भाई न्यायपालिका में तो कोई आरक्षण होता भी नहीं है। ठीक, खास जाति वर्ग के लोगों का अड्डा है और अब यही जातिवादियों का अड्डा ये न्यायपालिका सड़ के फट चुकी है और इतनी बुरी फटी है कि इसकी बदबू पूरे समाज में आ रही है। अब उसे समेटते नहीं बन रहा। ये जो जस्टिस वर्मा के यहाँ एक कमरा भर के कैश मिला है, इसने इस सड़ी गली न्याय व्यवस्था की
जो क्या बोलते हैं बदबू है वो दूर तक फैला दी है। सबको पता चल गया कि न्याय व्यवस्था सड़ रही है और इसमें से भयानक गैस बदबू निकल रही है और ये फटकर अब दूर तक फैल चुकी है। ठीक। तो क्या बोलते हैं भारतीय न्यायपालिका के जातिवादी तत्व जो हैं इनको लेके हमारे जो अभी पूर्व न्यायाधीश थे वाई बी चंद्रचूड़ साहब, उनके सुपुत्र हैं, ठीक है, बोलते हैं अभिनव चंद्रचूड़, इनकी एक किताब है सुप्रीम विस्पर। ठीक है। तो इसमें जो अभिनव चंद्रचूड़ साहब हैं ये लिखते हैं, अपने दादा के बारे में लिखते हैं कि इनके दादा जो डी वाई चंद्रचूड़ साहब थे वो ब्राह्मण न्यायाधीशों को ही पसंद करते थे। ये पोता लिखा है अपने दादा के बारे में कि जो डी वाई सी जी आई डी वाई चंद्रचूड़ साहब थे, मतलब ये वाले चंद्रचूड़ साहब के सीनियर चंद्रचूड़ साहब, वो केवल ब्राह्मण न्यायाधीशों को पसंद करते थे। और ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सीजीआई वाई बी चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट में चाहिए थे ब्राह्मण जज। जब जस्टिस मैडन ने लगाया था उन पर यह आरोप और न्यायमूर्ति खालिद ने भी 1988 में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को लेकर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की उस समय आलोचना की थी। और ये सारी बातें उनकी इस किताब में लिखा हुआ है। अभिनव जो क्या बोलते हैं चंद्रचूड़ साहब हैं, अभी अभी प्रैक्टिस में भी आ गए और इन्होंने अपनी किताब में ये सारे डिटेल दिए हुए हैं। किसी दिन हम उनकी किताब में क्या क्या जातिवादी उल्लेख हैं इस पर डिटेल में अलग से बात करेंगे। ठीक। ये प्रमाण है कि भारतीय न्याय व्यवस्था भयानक रूप से जातिवादी है और स्वयं जातिवादी लोग इसे स्वीकार भी करते हैं। और जस्टिस पादरीवाला जब ये बात कहते हैं कि भाई उन्हें जाति से परेशानी है, उन्हें आरक्षण से परेशानी है, तो सबसे हास्यास्पद बात है कि सबसे ज्यादा जातिवाद इस देश में, इस देश की न्यायपालिका में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और सबसे बुरी सड़ी गली व्यवस्था यहीं पर है और आरक्षण भी नहीं होता यहाँ पे। अब देखिए एक ऐसी जगह जब भयानक जातिवाद है, जहां आरक्षण भी नहीं है, वहां भ्रष्टाचार के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण निकल के आ रहे हैं। ठीक है। ये जो अभी वर्मा जी निकले हैं जज साहब, इनके यहां से कमरा भर के पैसा निकला हुआ है, मतलब कोई हिसाब नहीं है। एक मोटी मोटी रकम बताई जा रही है 15 करोड़ की, पर असलियत में किसी ने गिना नहीं है, वो तो बस अंदाज है। कितना है किसी को नहीं पता। ठीक। तो आप समझिए कि जातिवादी न्यायपालिका में भयानक किस्म से भ्रष्टाचार मौजूद है, क्योंकि एक खास जाति वर्ग के लोग मौजूद होते हैं। ये अपनी ही जाति के लोगों को वह निरंतर पिछले 70 सालों से आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरों को ये जगह नहीं देते हैं। ठीक। और ये आपस में ही इस तरह का तंत्र बना के बैठे हैं कि भाई तू भी खा ले, मैं भी खा लूं, हम सब मिलके खाएं। और यही वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र के वास्तविक संरक्षक हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के वास्तविक लाभार्थी अगर इस देश में कौन है, हम देखें तो नेताओं के बाद ये न्यायाधीश लोग हैं जो पूरे लाभ ले रहे हैं। इसलिए इनके सारे फैसले इसी विचारधारा के पक्ष में आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने अंततः वो सिस्टम बना ही लिया जहां इनसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। सरकार भी इनकी मनमाफिक है, सिस्टम में भी ऊंचे पदों पर यही बैठे हैं, इन्हें हटाने के लिए कोई अब तरीका मौजूद नहीं है। और ये जम के भ्रष्टाचार करके पैसा खा रहे हैं और इनके फैसले भी भयानक किस्म के असंवैधानिक फैसले निरंतर आते जा रहे हैं। कभी किसी महिला का पजामे का नाड़ा तोड़ने को लेकर इन्हें अपराध नहीं दिखता, तो किसी महिला के स्तन छूने को भी अपराध नहीं मानते हैं। ये सब तब हो रहा है जब न्यायपालिका में खास जाति वर्ग के लोगों के दबदबे हैं। इस देश की सबसे ज्यादा जातिवादी संस्था अगर कोई है तो न्यायपालिका है। और मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि वास्तव में न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका, जहां आरक्षण नहीं होता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, एक खास जाति वर्ग के लोग मौजूद हैं, ये ब्राह्मणवाद की चौकीदार है। ठीक। जो भारत की न्यायपालिका है ये ब्राह्मणवाद की चौकीदार है। ये गार्ड कर रही है वहां बैठ के कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था टूटे नहीं, इसके कोई अंश खराब ना हो। ठीक। नाम के लिए संविधान रहे पर ब्राह्मणवादी तंत्र बना रहे, चलता रहे, ये चौकीदारी करते हैं। इसलिए वहां पे किसी को आने भी नहीं देते। और ये मैं नहीं कहता, ये डेटा बताता है। ठीक। किस बात का डेटा बताता है? तो हम बार एंड बेंच की वेबसाइट पर जाते हैं, आप जानते होंगे, बड़ी फेमस लॉ के, कानून के मुद्दों को कवर करने वाली ये वेबसाइट है बार एंड बेंच। और बार एंड बेंच की वेबसाइट पे हम जाते हैं तो अब नमिता सक्सेना का 2021 का एक बड़ा आर्टिकल है,
2021 तक भारतीय न्यायपालिका में कितना जातिवाद है इसे बताते हुए आर्टिकल है, इस पर मैंने डिटेल स्ट्रीम की है, आप जाकर देख सकते हैं। न्यायाधीशों की जात और कैदियों की जात क्या है, इसको लेके अंतर बताया गया है। कैसे इस देश की न्यायपालिका में सवर्ण बैठे हुए हैं जज बन के, और इस देश की जेलों में ज्यादातर कैदी SC ST OBC और मुस्लिम है। ठीक, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में अब तक 47, 2021 तक की बात बताई है इन्होंने, डेटा 2021 तक का लिया हुआ है, और उसमें इन्होंने बताया कि भाई देखिए इस देश में 47 CJI हुए और उसमें से 14 ब्राह्मण थे। ठीक, मतलब बाकी सवर्ण हैं, 14 ब्राह्मण ही हैं, टोटल फ्लैट ब्राह्मण है। ठीक है, फिर आगे इसमें कहते हैं कि जब तक 50वें CJI आएंगे 16 ब्राह्मण हो जाएंगे, ये देख लीजिए। ठीक, तो अब देखिए मतलब एक तो जातिवाद में भी खास ब्राह्मणों के दबदबे, 32% से ज्यादा ब्राह्मण हो जाएंगे। ठीक, ये इस देश का 2021 तक का न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। आगे इसमें ये पॉइंट है कि 1980 तक यहाँ कोई OBC समुदाय का जज भी नहीं था। ठीक, तो OBC समुदाय को तो रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं। फिर उसके बाद 2021 तक का ये डेटा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2021 तक अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय का कोई भी जज नहीं था। ठीक, ये भी बताया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई देखिए NDTV का ये आर्टिकल है, ये बताता है कि फिर 2024 में 19 फरवरी 2024 का आंकड़ा ये बताता है कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 3 दलित जजों की नियुक्ति होगी, ये 2024 में हमें पता चलता है। तो आप मतलब जातिवाद की चरम सीमाएं देखिए, इसलिए मैं कहता हूं ये चौकीदार है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जातिवाद के चौकीदार, ये चौकीदारी कर रहे हैं कि जातिवादी व्यवस्था नीचे टूटे ना। ठीक है, ये वहां बैठकर सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम फिर नीचे चलते हैं, फिर हमें पता चलता है कि द वर्डिक्टम की वेबसाइट पर 10 नवंबर 2023 को एक व्यंग छपा हुआ था, ये सरकास्टिक वे में था, और ये CJI चंद्रचूड़ साहब के लिए व्यंग था कि चंद्रचूड़ साहब बहुत खुद को जातिवाद का विरोधी दिखाते थे। तो उन्होंने बताया कैसे चंद्रचूड़ साहब के दौर में 34 जजों में से 14 ब्राह्मण होते थे। दर्शकों, अभी भी ज्यादा स्थिति नहीं बदली हुई है। ठीक, 34 ब्राह्मण हुआ में से टोटल सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं 14 ब्राह्मण हुआ करते थे, बाकी 1-2 ले लिए इन्होंने लोअर कास्ट वगैरह, बस उसी में ये उद्धारक बन गए थे। उसके बाद 2018 का द वायर का आर्टिकल है, 2023 का क्या बोलते हैं आर्टिकल है, जिसमें हमें ये बताया गया कि हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, वो एक सवाल का जवाब देते हुए संसद में ये बताते हैं कि इस देश में 2018 से ये क्या बोलते हैं 2023 तक जो हाई कोर्ट के जजों की भर्तियां की गई हैं, उसमें टोटल 76% अपर कास्ट जज हैं। ठीक है, 12% OBC हैं यानी केवल 77, मुस्लिम केवल 6% यानी 36, और SC केवल 3% यानी 20, और ST 12%, SC यानी 12 जज केवल 2%। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। टोटल 76% जज वो अपर कास्ट के हैं इस देश के हाई कोर्ट्स में। ठीक, और ये भी क्लियर है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेके कोई सिस्टम नहीं है, केवल कॉलेजियम सिस्टम में इंटरव्यू लेकर भर्ती करके लोगों को ले लिया जाता है, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है कि भाई ये स्थिति है इस देश की न्यायपालिका की। ठीक, और जहां सुप्रीम कोर्ट में ज्यादातर जज सवर्ण हैं, जहां हाई कोर्ट्स में 76%, मोर देन 76% जज अपर कास्ट के हैं। ठीक, एक खास जाति वर्ग के लोगों के जमावड़े हैं। ये डेटा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हमें भ्रष्टाचार की जड़ तलाशनी है, तो हमें वहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो खास जाति वर्ग के लोग हैं वो वहां पर कैसे बने हुए हैं, और यही लोग जो कम संख्या में हैं इस देश में, जो क्या बोलते हैं SC ST OBC के अतिरिक्त जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो तो है मात्र 15-20%, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन तो देखिए 80-90% तक पहुंच जाता है। ठीक, तो जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि खास जातिवाद वर्ग के लोग हैं जो जातिवादी व्यवस्था से वहां निरंतर आते हैं, अपने बच्चों को लाते हैं, 70-78 सालों से 76 सालों से यही चल रहा है, इनके जमावड़े हैं, और ये वहां पर बैठकर ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत में जातिवादी व्यवस्था टूटे ना, इसके विरुद्ध कुछ ना हो, और ये वहां बैठकर निरंतर खुद भी लाभ लेते हैं और अपने
आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लाभ के रास्ते खोल देते हैं। इसीलिए इस देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इतना उच्च स्तर का भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि एक, अपने ही जाति के लोगों को ऊपर लेकर आओ, फिर उनके सारे गलत कामों पे आंख बंद रखो, वो भी कमाएं, तुम भी कमाओ, हम भी कमाएं, ठीक। और तमाम सारे केस जो ज़्यादातर कमज़ोर लोगों के केस होते हैं, ताकतवर लोग उन पे अत्याचार करते हैं, वो पैसा लेकर ताकतवर लोगों के पक्ष में, उद्योगपतियों के पक्ष में फैसले सुनाओ, और गरीब जो इस देश के एससी एसटी ओबीसी हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हक अधिकारों से महरूम रखो, ताकि वो वैसे ही बने रहें। ये पूरा सिस्टम चलता है, ठीक। और इस पूरे जातिवादी सिस्टम को आज का मीडिया ये कहता है कि बढ़िया सिस्टम में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। अरे भाई, ये भ्रष्टाचार नहीं है, जातिवाद है, ठीक। और ये भ्रष्टाचार जातिवाद का ही एक परिष्कृत स्वरूप है और कुछ भी नहीं है। मूल तो जातिवाद ही है, ठीक। यानी अपनी ही जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाने की व्यवस्था, और यही खास वर्ग के लोग वहां बैठकर निरंतर भ्रष्ट व्यवस्था को बना चला बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य के इस देश के ताकतवर लोग जो एक खास जाति वर्ग के हैं उन्हें लाभ देना, उनसे आर्थिक लाभ भी लेना, और साथ में कमजोर लोगों को हक अधिकारों से दूर रखना। इस तरह से जातिवादी व्यवस्था ही जड़ है इस देश में भ्रष्टाचार की न्यायपालिका में, ठीक। क्योंकि ये उन संस्थाओं में से है जहां आरक्षण नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। न्यायपालिका भारत की उन गिनी चुनी संस्थाओं में से जहां कोई आरक्षण नहीं चलता, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वहां चलता है जातिवाद। खास जाति वर्ग के लोग कब्जा बनाकर बैठे हुए हैं, और ये अपने भाई भतीजावाद और अपने ही लोगों को तमाम सुविधाएं देते रहते हैं। पैसा भी कमाओ तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं। तो अब मैं वही बताने वाला हूं कि कैसे ये पूरा मामला है जस्टिस वर्मा का, और पिछले कुछ मामले भी हैं जहां पर खास जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की गई, लेकिन जिन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया, जिन जजों ने इस व्यवस्था का विरोध किया, उनमें से कुछ दलित थे, निम्न जाति के थे, उन्हें ऐसी सजा दी गई कि दोबारा किसी जज की बोलने की हिम्मत ना हो, ठीक। ये भी पक्ष है। केवल इतना नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एक पक्ष ये भी है कि कोई इस व्यवस्था का विरोध करता है तो उसकी ऐसी सजा देते हैं कि वो कभी विरोध ना करे। न्यायाधीशों की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये पूरी जातिगत व्यवस्था है जिसके केंद्र में, जिसकी वजह से जाति भ्रष्टाचार की समस्या भारत के न्यायपालिका में बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ तो कोई दलित है भी नहीं, नहीं तो इनके आरोप रहते हैं कि भ्रष्टाचार भी दलित लोग करते हैं, और यहाँ तो है ही नहीं, सारे सवर्ण बैठे हुए हैं। और ये वर्मा, शर्मा, मिश्रा जितने भी हैं, दुबे, चौबे, ये सब कौन सी जात के हैं आपको पता है, और भ्रष्टाचार भी कौन कर रहा है ये बड़ा स्पष्ट है। देखिए, भारत में भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि हम 96 नंबर पर हैं, और 2023 में हम 93 नंबर पे थे, और 2024 में हम और बुरी स्थिति में हो गए। तो भारत, अगर आप देखें तो दुनिया के भ्रष्टतम देशों में से एक है, और कटसी कारण ये जातिवाद है, ठीक है। जातिवाद है जो भाई भतीजावाद और तमाम सारी सत्ता व्यवस्था ताकत को कुछ खास जाति के लोगों के हाथ में रखने की व्यवस्था है। इसी वजह से देश के इतने बुरे हाल हैं भ्रष्टाचार जैसी स्थिति में, ठीक। अब भारत की न्यायपालिका की स्थिति क्या है, तो देखिए 2017 से 2021 तक भारत की न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारी जो होते हैं उनके खिलाफ 1631 शिकायतें आई। और सबसे मजेदार बात है कि चूंकि ये न्यायपालिका से संबंधित शिकायतें हैं, तो इसे न्यायपालिका खुद ही देखती है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद ही देखते हैं। और देखने की प्रक्रिया क्या है, तो उनकी कमेटियां होती हैं, उनका इन हाउस मैकेनिज्म होता है भ्रष्ट लोगों को देखने, समझने, जांचने का। और ये मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म बड़ा साफ है कि जो इनकी जाति वर्ग के लोग हैं उनके मुद्दों पे आंख मूंद ली जाए, उन पे कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे आंख बंद कर ली जाए। लेकिन कोई दलित, कमजोर, निम्न जाति का जज वगैरह और कोई अधिकारी फंस जाए तो उठा के कठोर से कठोर सजा दो, इनफैक्ट उसकी सेवाएं समाप्त कर दो। यही इन हाउस मैकेनिज्म है अगर आप सच्चाई में देखें। क्योंकि 1631 शिकायतें आई हैं इतने सालों में तमाम सारे न्यायाधीशों की, कार्रवाइयां कितनी हुई पता नहीं। और ये जो प्रेस भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की थी, वही आंकड़ा आपके सामने मैं रख रहा हूं यहाँ पे, ठीक। और इन पे कार्रवाइयां होती नहीं होती पता नहीं, किसी को कुछ भी नहीं पता। तो जब हम बात करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो बड़ा सीरियस मुद्दा है। सीरियस मुद्दा इसलिए दर्शकों क्योंकि अंत में सरकार से परेशान होके
पुलिस से परेशान होके, अधिकारी कर्मचारियों से परेशान होके इस देश का आम आदमी न्याय के लिए, इंसाफ के लिए न्यायपालिका की तरफ देखता है। पर इस देश की हास्यता ये है कि न्यायपालिका में तो स्वयं जातिवादी व्यवस्था के चौकीदार बैठे हुए हैं। वही लोग बैठे हुए हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जातिवादी व्यवस्था टूटे ना, आरक्षण का वर्गीकरण हो जाए, सवर्णों को भी आरक्षण मिल जाए, एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी कानून कमजोर हो जाए। ठीक है, ये वही लोग तो हैं जो वहां बैठे हुए हैं। तो ये बड़ा अजीब है कि जब न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की बात होगी तो उसमें जातिवाद की बात होना लाजमी है। ठीक, और न्यायपालिका अगर नहीं सुधरेगी तो इस देश में आगे भी किसी किस्म के संरक्षात्मक सुधार या बेहतर सुधार होने की कोई उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती हैं। आप ये उम्मीद मत करिए कि हम बेहतर देश बना लेंगे जबकि न्यायपालिका में जातिवाद के चौकीदार बैठे रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि अगर आप न्यायपालिका से जातिवाद को खत्म नहीं कर सकते तो फिर भविष्य के किसी सुधार की उम्मीदें ज्यादा मत करिए। अंत आगे और व्यवस्था बिगड़ेगी ही और ज्यादा भ्रष्टाचार और जातिवाद बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम उस केस की तरफ आते हैं। जस्टिस वर्मा का केस कैसे न्यायपालिका के इतिहास में दुनिया के सबसे भ्रष्टतम केसों में से एक बन जाएगा जब इसका डेटा और भी रिलीज होगा, और इसको लेके किस तरह का षड्यंत्र रचा गया, कैसे ये मामला छुपाया गया और कैसे 6-7 दिनों के बाद ये खबरें चर्चा में आई। ठीक, तो इस पूरे मामले को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए दर्शकों, जस्टिस वर्मा का केस वो इस तरह का केस है, मैं मतलब इस तरह के निम्न स्तरीय उदाहरण कभी देता नहीं हूँ, फिर भी ये इतना ज्यादा खराब है, ठीक है, कि मतलब जिसे हम कहते हैं कि सड़ी गली व्यवस्था थी और उसे ये लोग कवर कर रहे थे, ढक रहे थे, लंबे समय से ढक रहे थे। मतलब पिछले 10 सालों में तो न्यायपालिका में सभी प्रकार के पैमानों का क्षरण हो गया। ये अपने खुलकर जातिवादी चरित्रों पर आ गए, खुलकर ऐसे केस फैसले देने लगी जिसमें साफ दिखता है कि पैसे कमाओ और ताकतवर पैसे वाले लोगों के पक्षों में केस सुनाते जाओ और कौन क्या कर लेगा। ठीक, तो ये जस्टिस वर्मा का केस जो है एक प्रकार का उसी तरह का भांडाफोड़ है। ठीक, जिसमें पता चलता है कि बदबू जो थी, सड़ी गली व्यवस्था की बदबू, वो फटके अब पूरी दुनिया में फैल गई। सबको पता चल गया कि आखिर जो ऐसा रहस्य जो सबको पहले से ही पता था कि न्यायपालिका भ्रष्ट है, और इतनी भ्रष्ट है कि कमरे भर भर के पैसे होते हैं, कि ये अब सबके सामने उजागर हो गया। तो चलिए पूरा मामला क्या है थोड़ा मैं आपके सामने रखता हूं कि ये पूरा स्थिति क्या है। जस्टिस वर्मा जो हैं ये इलाहाबाद में जन्मे थे, वहीं से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, और हम ये देखते हैं कि बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो वैसे वैसे जस्टिस वर्मा जो रहते हैं इनके कैरियर ग्राफ बढ़ता चला जाता है। 2013 तक जहां उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्य स्थायी सलाहकार हुआ करते थे, ये 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद इनके ऊपर कृपा बरसना शुरू हो जाती है, ये एडिशनल जज बन जाते हैं और 2016 में ये हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। ठीक, 2021 में और कृपा बरसती है इनके ऊपर और ये दिल्ली हाई कोर्ट में इनका तबादला हो जाता है और ये यहीं पर सीनियरिटी दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे नंबर के सीनियर जज हैं लंबे समय से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे जैसे बीजेपी की सरकार आती गई, बढ़ती गई, और वैसे वैसे वर्मा जी का कैरियर ग्राफ भी मजबूत और ताकतवर होता हुआ चला गया। ठीक है, अब ये पूरा मामला भांडा फूट कैसे गया, इसे हम थोड़ा देखते हैं। आप काफी इसे सुन भी रहे होंगे कि देखिए हुआ ये कि जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, होली की बात हो रही है। ठीक है, 14 मार्च की बात हो रही है। देखिए अब 14 मार्च से आज हम देखिए 22 तक आ गए, अब जाकर ये मामला खुला है। इस मामले को दबाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ एक आध मीडिया साइट को पता चल गया, खुल गया, नहीं तो ये मामला गायब ही हो गया होता। ठीक, सिस्टम ने पूरी कोशिश की थी इस मामले को दबाने की, 4-5-6 दिन तक सब चुप बैठे रहे, लेकिन वो 1-2 वीडियो वायरल हो गए और फिर एक आध पेपर को पता चल गया, पेपर में छप गई, मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, नहीं तो ये सब पी गए थे जैसे कुछ हुआ। ठीक है, बताया जाता है कि 14 मार्च यानी होली की रात को दैनिक भास्कर लिखता है कि करीब 11 बजे क्या होता है कि इनका जो बंगला रहता है दिल्ली में, वहां कुछ आतिशबाजी कोई कर रहा होगा, उसमें आग लग जाती है। कैसे लगी पता नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद जस्टिस वर्मा जी तो घर पे थे नहीं, इनके परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड बुलाई, पुलिस को भी सूचना दी, इस तरह से पुलिस आ जाती है और फायर ब्रिगेड भी वहां पर आ जाती है। फिर मीडिया रिपोर्ट बताती है कि भाई बंगले के स्टोर रूम में आग लग गई थी। एक छोटी सी आग, यह एक छोटी सी
आग थी। आग तो छोटी सी, 2 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच जाती हैं, आग बुझाने का काम शुरू हो जाता है, पुलिस भी वहां पे पहुंच जाती है। इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला था। ठीक है, एक कमरे में कैश का ढेर लगा, मतलब सोचिए जरा, नगद का ढेर लगा हुआ है एक कमरे में। ठीक, आप कल्पना करके देखिए। और आजकल तो मतलब जो लोग सरकारी सिस्टम है वो ये बताते हैं कि भ्रष्टाचार इस स्तर पे है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी पैसा गिनकर नहीं लेते, बड़े तोल कर लेते हैं। मतलब उन्होंने अंदाज लगा लिया है कि 1 किलो में इतना लाख करोड़ जो भी रुपए होते हैं, मुझे तो पता नहीं है कितने होते हैं, तोल कर पैसा लिया जाता है। ठीक, पैसा गिनकर नहीं लिया जाता, गिनना बड़ा टेडियस काम है, इसलिए उन्होंने तोलना शुरू कर दिया, क्योंकि रिश्वतें अब बड़ी करोड़ों में दी जाती हैं, तो तोल कर काम चलता है आजकल। तो देखिए ढेर लगा हुआ था, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित कर दिया, और इसमें उन्होंने रकम 15 करोड़ की जो रकम है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन का अध्यक्ष वो बोल गया कि 15 करोड़ है। असलियत में ये कितना पैसा है ये किसी को नहीं पता, वहां कितना मिला था ये भी अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है इससे कहीं ज्यादा ये पैसा हो, क्योंकि वहां ढेर लगा था, बहुत पैसा था, इस तरह की बात है। 15 करोड़ का ये जो फिगर है, ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के जो वो थे प्रस्ताव पारित में, उन्होंने इसे डिस्क्लोज किया है। असलियत में वहां कितना पैसा है किसी को नहीं पता, कितना मिला हुआ था, क्योंकि ये जो जज साहब हैं 2018 के एक और मामले में आरोपी भी थे, और उसकी भी फिर केस वेस बंद कर दिया गया था, और वो भी 90-92 करोड़ से ऊपर का भ्रष्टाचार का एक मामला था, बैंक से पैसा लेके खाने का मामला था कई लोगों का, उसमें इनका भी नाम था। ठीक, अब उसके बाद देखिए बताया जाता है कि भाई पुलिस में जो रिपोर्ट की गई है उसमें कैश का जिक्र नहीं किया गया है, ये बताया गया। फिर अभी कुछ कल परसों तक ये खबर भी चली कि भाई जो फायर ब्रिगेड के प्रमुख थे अतुल गर्ग, उन्होंने कहा कि भाई उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो आग लगी थी वहां से कोई नगद नहीं मिला हुआ है। ऐसा गोदी मीडिया ने ये खबर चला दी कि देखिए झूठ है, कोई पैसा वैसा नहीं मिला हुआ है। लेकिन आज इसका खंडन भी हो गया, गर्ग साहब ने खुद ही खंडन कर दिया मीडिया साइट पे आके कि नहीं भाई, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, जो मिला था उन्होंने दर्ज करा दिया है। ठीक, तो अब ये चीज क्लियर है कि ये झूठ था कि उनके घर से कोई पैसा नहीं मिला। स्वयं चीफ जो थे फायर ब्रिगेड के अतुल गर्ग, उन्होंने आके इस बात का खंडन किया कि मीडिया ये झूठ बोल रहा है, कुछ मीडिया वाले, कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है कि उनके घर से कोई पैसा नहीं मिला। उन्होंने कहा ये झूठ है। कितना मिला क्या मिला ये नहीं बताया, लेकिन उन्होंने इस चीज का क्या बोलते हैं क्लैरिफिकेशन किया, और बाद में दैनिक भास्कर ने फिर से अपडेट करके दूसरे आर्टिकल में छाप भी दिया। ठीक, तो अब ये पक्की है कि मिला है, कितना मिला है ये सब मिला पता नहीं। गर्ग साहब के हवाले से जो खबर थी वो झूठी निकली, पैसा तो मिला है। ठीक, तो पैसा में कितना है क्या है अब ये तो आगे पता चलेगा। अब बात यह है कि भाई क्या बोलते हैं हाँ, अब ये चीज जनता तक कैसे पहुंची, तो बताया जाता है कि भाई ये मामला तो इन्होंने छुपा लिया था। 14 तारीख के मामले थे, 5-6 दिनों तक ये मामला छुपा रहा। फिर कहीं से कुछ वीडियो थे वो वायरल होते हैं, और न्यूज निकलकर मीडिया तक पहुंच जाती है। एक मीडिया, शायद कोई सा अखबार है, वो इसे छाप देता है। फिर मजबूरी में जो सीजीआई साहब हैं उन पर दबाव पड़ता है। तो भास्कर लिखता है कि भाई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जैसे ही जलते हुए नोट दिखे, नोट जल रहे थे, दर्शकों सोच के देखिए, मतलब ठीक, इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। अधिकारियों के जरिए सूचना सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस तक, जज संजीव खन्ना और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यशवंत उपाध्याय के कार्यालय तक पहुंच गई। किसी ने इस घटना का वीडियो और फोटो भी बनाए थे, जो सीजीआई को भेज दिए। 14 तारीख की घटना, 4-5 दिन गुजर जाते हैं। कल परसों ये घटना मीडिया में रिपोर्ट में आती है। खन्ना साहब, बाकी सब जज मिलके सारा मामला दबाने के चक्कर में चल रहे थे। 4-5-6 दिन, मतलब 4 दिन 5 दिन के करीब लीजिए, मामला दबा रहा, खबरें ना निकलें। ठीक, लेकिन फिर ये खबर छुप नहीं पाई। 4-5 दिन बाद, मतलब कोशिश पूरी की गई थी कि इस मामले को दबा लिया जाए, लेकिन बाद में बताया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस में इन हाउस प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जिसमें सबूत और जानकारी इकट्ठा की जा रही थी। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में खबर लीक हो गई और पूरे देश में फैल गई। तो मतलब ये था कि खन्ना साहब, हमारे सीजीआई साहब को पहले पता चल गया था, 14 तारीख को रात में शायद पता चल गया होगा। 4-5 दिन तक, 3 दिन तक ये लोग चुप बैठे रहे। अभी 2-3 दिन पहले ये खबर, एक मीडिया वह खबर को पता चली, फिर छपी, तो कल से ऊधम मचा हुआ है इस खबर का। अगर आप पॉजिटिवली देखें, कल परसों से
रात से ऊधम मचा हुआ है। ठीक, जो दिखाता है कि भाई एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था, और 2-4 तो न्यूज़ चैनल हैं वो भी इनके पक्ष में काम कर रहे थे, और पूरी खबर दबा दी गई थी। सब चीज़ मैनेज कर ली गई थी। और एक चीज़ ध्यान रखिए दर्शकों, ये मतलब बड़ा गजब रजब रवैया है। इसमें आप जातिवाद देखिए कि जब किसी ऊंची जात के व्यक्ति पर आरोप लगते हैं तो पूरा सिस्टम मौन सहमति देता है। मीडिया, ब्राह्मणवादी मीडिया चुप हो जाता है, न्यायपालिका चुप हो जाती है, सरकार में बैठे लोग चुप हो जाते हैं, विपक्ष चुप हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं। यही आरोप किसी लालू प्रसाद यादव पे लगा होता, मायावती जी पे लगा होता, किसी दलित पर लगा होता, तो फिर बढ़ चढ़कर छाती पीटनी शुरू कर दी जाती, हल्ले मच जाते, ऊधम हो जाता, सारे दलितों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता। आप समझ रहे हैं? ये वैसा ही है जैसे एक केस चल रहा है आजकल, एक राजपूत मर्डर केस चल रहा है, जिसमें उसकी बीवी ने उसके मारकर टुकड़े कर दिए बॉयफ्रेंड के साथ। एक राजपूत है, कोई शुक्ला है, और मतलब राजपूत मरा है तो छाती फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगे, लेकिन अभी पिछले दिनों केस में दलित मरे हुए थे, कोई समस्या नहीं, उनके घरों में आग लगा दी थी, कुछ नहीं। एक दलित महिला के स्तन काट के फेंक दिए थे, कुछ नहीं। क्योंकि एक राजपूत आदमी मरा है तो छाती फाड़ फाड़ कर रोना शुरू कर दिया। ठीक, तो एक बड़ी गजब की मौन सहमति, जातिवाद का एक और चरित्र है ये, सारे सवर्णों में एक मौन सहमति लेकर आता है कि जब इनके भाई बंधुओं से कोई अपराध पकड़ा जाता है, अपराधी तो हैं ही, तो चुप हो जाते हैं। जैसे इस समय एक बिल्कुल चुप है। ठीक, मीडिया में इस बात की तो बात हो रही है कि जस्टिस वर्मा के यहां से 15 करोड़ या पैसे निकले हैं, लेकिन मीडिया इतनी सब बहसबाजी में ये नहीं कह रहा कि ये मामला जातिवाद का है। एक खास जाति वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके अपराधों पे मौन धारण करके बैठे रहते हैं। ठीक, इसलिए पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जड़ इसकी जातिवाद। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की भर्ती योग्यता के आधार पर होने लगे, एग्जाम देकर होने लगे, परीक्षा देकर होने लगे, इंटरव्यू देकर होने लगे, तो अच्छे लोग पहुंचेंगे। अभी खास जाति वर्ग के लोग वहां पे अपने भाई भतीजों को बैठाते रहते हैं, फिर एक पैसा खाता है, दूसरा उसका सपोर्ट करता है, कवर अप करते रहते हैं। इस वजह से ये पूरा भ्रष्ट मामला है और ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तो इस बार ऐसा हो गया कि भैया फट पड़ा, ठीक है, और गलती से फट पड़ा और लोगों के सामने आ गया। नहीं तो अभी इससे पहले तक के सारे केस तो मैनेज ही किए जा रहे थे, उन्हें जनता के सामने कभी आने नहीं दिया जा रहा था। तो ये जो मौन सहमति आपको हर जगह दिखाई देगी। जब किसी सवर्ण पे आरोप लगेंगे तो मौन सहमति है, सबूत मांगे जाएंगे, फिर कहेंगे अरे पता नहीं, गवाह नहीं है, फलाना ठिकाना, सब होगा। दलित पे लगेगा, महिला पे लगेगी तो फिर छाती फाड़ फाड़ के चिल्लाएंगे। शिबू सोरेन पे आरोपों को लेके कितनी छाती पीटी गई और निकला क्या? ढाक के 3 पात, कुछ नहीं निकला। ना सबूत न गवाह, बिगर सबूत गवाह के। यहां सबूत भी है, गवाह भी है, नगद पैसा भी मिला है, वीडियो भी बना है, रिकॉर्ड भी है, लेकिन ना तो न्यायपालिका ये बता रही कि कितना पैसा मिला, ना कह रहे हैं, ना हाँ कह रहे हैं। ना कह नहीं सकते क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हो गया, हाँ कह नहीं पा रहे कि हाँ मिला हुआ है। ठीक, तो चुप रहने की एक रणनीति इस समय अपनाई जा रही है ताकि इस मामले को ठंडा किया जाए, मैनेज कर लिया जाए। और मैनेज कैसे होगा? देखिए, हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ साहब, उनकी शायद तबीयत खराब है, मैंने सुना। ठीक, और फिर नई खबर बना देंगे कुछ, तो चुपचाप मामला निकाल देंगे कहीं से। ठीक है, तो ये जो मौन सहमति है आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगी। आप जातिवाद पहचानना चाहते हैं तो ये पहचानिए कि इनके ऊपर भ्रष्टाचारों के आरोप लगते हैं तो ये सब एक हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। और जो चिल्लाते भी हैं, 2-4 गोदी मीडिया के विरुद्ध वाले हैं, वो भी एक ही जात के लोग हैं, वो चिल्लाते भी हैं तो केवल भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार चिल्ला रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इसकी जड़ में जातिवाद है। जो इस बात का विरोध भी कर रहे हैं वो तमाम सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि भैया ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में एक खास जाति वर्ग के लोगों ने कब्जे बना लिए हैं। ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे। ठीक, और ये आपस में काला पीला करते रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, बचाते रहते हैं, क्योंकि एक ही जात वर्ग के लोग हैं। तो आपको मीडिया में इस मुद्दे पर बात करते हुए कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों में एक आम सहमति है कि हमें जाति के मुद्दे पे बात नहीं करनी। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पिंग पोंग का गेम खेलते रहेंगे, थोड़ा बहुत लगेगा और फिर थोड़े दिनों बाद
चुप हो जाएंगे, लेकिन जातिवाद पे बात नहीं करेंगे, जो इस पूरे मामले की जड़ वहीं से शुरू होती है। ठीक है, आगे देखिए, इस तरह से जनता में पूरी बात फैल जाती है। फिर पता चलता है कि हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने 21 मार्च को अपनी जांच रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और रिपोर्ट की जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। अब ये मामला हमारे राज्यसभा में भी उठा दिया गया। धनखड़ साहब ने भी कह दिया कि भाई देखिए, इस मामले में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता, जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो भी मामला है क्लियर किया जाए, कह दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से पूछे कौन? ठीक, फिर बताया जाता है कि भाई 20 मार्च को सीजीआई साहब, जो खन्ना साहब है, उन्होंने कॉलेजियम की बैठक बुला ली, 4 जजों की बैठक बुलाई। कॉलेजियम ने यशवंत वर्मा जी जो हैं उन्हें वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का फैसला कर दिया। अब ट्रांसफर भी हो गया। जब उनके ट्रांसफर की बात हुई तो लोगों ने कहा देखिए भाई, इनका दिल्ली से वापस इलाहाबाद ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कुछ तो काला पीला किया है ना इन्होंने, तभी तो इन्हें वापस पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, फिर 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। उन्होंने कहा कॉलेजियम में जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर का प्रस्ताव उनके बंगले में मिले कैश के मामले में इन हाउस जांच प्रोसीजर अलग अलग बातें। अब सुप्रीम कोर्ट खुद ही ये कह रहा है। दर्शकों, ये भी बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब ये वैसा ही है जैसे इस देश में क्या बोलते हैं, कौन खराब है, कौन भ्रष्ट है, बेईमान है। तो एक पुरानी बात थी कि भाई सरकार के विरुद्ध एक बार ये बात कह दी गई एक कवि के द्वारा कि इस देश की सरकार तानाशाह है, फलाना, मतलब सरकार तानाशाह है, भ्रष्ट है, बेईमान है। तो उसे बुलाया पुलिस ने, उसने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा? तो कभी कहता है मैंने ये थोड़ी बोला है भारत की सरकार भ्रष्ट है, बेईमान है। ठीक, तो पुलिस वाला कहता है हमें क्या पता नहीं है कि भारत की सरकार ही बेईमान और भ्रष्ट है। ठीक, तो ये ऐसी स्थिति है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई जो पैसा मिला है वो पैसा नहीं मिला हुआ है, झूठी खबरें हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खुद ही प्रेस रिलीज जारी करके ये भी कह रहा है कि भाई वर्मा जी का ट्रांसफर हम वापस इलाहाबाद कर रहे हैं, लेकिन इसका संबंध उनके घर में मिले हुए कैश, इन हाउस कैश वाले प्रोसेस से या जांच से ना लगाया जाए। मतलब जांच हो रही है, कैश मिला है और इसकी जांच भी चल रही है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में खुद इस बात की एक्सेप्टेंस है कि भैया इनकी घर में पैसा मिला है और उसकी जांच चल रही है। पैसा 1 रुपए मिला है, चाहे 1 लाख रुपए मिला है, चाहे 15 लाख मिला है, पैसा तो मिला है। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में इस बात को लेकर स्वीकार एक्सेप्टेंस है कि भाई जांच चल रही है, यानी इनके घर में पैसे मिलने की जांच चल रही है, पैसे तो मिले हुए। ठीक, अब कितने मिले हैं वो बात अलग है, लेकिन पैसे तो मिले। तो अब ये देखिए क्या मजाक चल रहा है। एक तरफ गोदी मीडिया के कुछ चैनल है वो कह रहे हैं नहीं भाई पैसा तो मिला नहीं है, वो फायर ब्रिगेड का हेड है उसने तो कह दिया नहीं मिला। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है, वो खुद कह रही है कि इनकी जांच चल रही है, कि भाई पैसा मिला है घर में, उसको लेकर जांच चल रही है। अब पैसा मिला ही नहीं है तो जांच किस बात की चलती? तो पैसा मिला है, मतलब इस प्रेस रिलीज से पता चलता है कि भाई पैसा मिला है और मामला गड़बड़ है और इनके पास अनाप शनाप पैसे मिले हुए हैं। ठीक, ये जो जज साहब है इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है। पहले भी एक बैंक से पैसा लेकर फिर एक और घोटाला था उसमें शामिल रह चुके हैं। अब ये कैसे 18 का घोटाला था, उसके बावजूद भी सीबीआई वगैरह जांच हुई, फिर ये कैसे दिल्ली में पहुंच गए, आप खुद समझ सकते हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब कभी दिए नहीं जाएंगे। ठीक है, फिर जस्टिस वर्मा के घर में मिले कैश की जांच कौन करेगा, ये भी प्रश्न है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों पर जब आरोप लगते हैं तो उसको जांच के लिए इनका एक इंटरनल इन हाउस प्रोसीजर होता है। मतलब जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो अंदर की ही एक कमेटी बनती है और ये कमेटी जांच करती है। ठीक, मतलब ये कि जज के ऊपर आरोप लगता है तो जज ही लोग जांच करते हैं, और आप समझ सकते हैं कि फिर ये जांच कैसी रहती होगी। ठीक, क्योंकि हमाम में तो सभी नंगे हैं। ठीक, मतलब बिगर भ्रष्ट व्यवस्था के तो आप जज बन ही नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनने का प्रोसेस ही ये है, भाई भतीजावाद, सेटिंग, जुगाड़ और जात। ठीक, जब आपकी जात के बाप भाई ऊपर बैठे होंगे जज बन के, तभी तो सेटिंग लगा के आप जाओगे। तो बगैर सेटिंग बाज के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज हो ही नहीं सकते। जो अच्छा सेटिंग बाज होगा वही जज बनेगा। अब ऐसे लोग ईमानदार होंगे, ये तो अपने आप में बेवकूफी की बात है कि जो सेटिंग करके जज बना हो, जो जातिवाद से जज बना हो, वो ईमानदारी से फैसले सुनाएगा। तो मुझे लगता है हम ये किसी काल्पनिक लोग की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि सिस्टम ही जब भ्रष्ट है आपका और जातिवाद से लोग अंदर आते हैं तो ऊपर जाकर वो भ्रष्टाचारी तो करेंगे, और क्या करेंगे, जातिवाद और भ्रष्टाचार करेंगे। तो यही सब ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी इन हाउस एक प्रोसीजर होता है, एक कमेटी बनती है, वही जांच करती है। मतलब सब काला पीला चुपचाप कर लेते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ठीक,
फिर क्या दोषी पाए जाने पर जज को भी सजा मिलती है? तो बताया जाता है कि भाई देखिए संविधान में आर्टिकल 124(4) और 217(1) के 1B के अनुसार जब क्या बोलते हैं इन कोई क्या बोलते हैं जज दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस से उन्हें सजाएं मतलब पद से हटाया जा सकता है। सजा नहीं मिलती, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आईपीसी की धारा 77, बीएनएस की धारा 15 के अनुसार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों की आधिकारिक कामों के मामलों में आपराधिक मामलों में दर्ज नहीं किया जा सकता। मतलब इनके ऊपर क्रिमिनल केस हो तो वो तो होता ही नहीं है इनके ऊपर। ठीक। और महाभियोग एक इम्पीचमेंट एक प्रोसेस है, लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन सजा तो उन्हें तब भी नहीं होगी, बस पद से हट जाएंगे। ठीक है। फिर ये पांडे जी एक्सपर्ट हैं, कहते हैं कि भाई दोषी पाए जाने पर किसी जज को सजा मिल सकती है, लेकिन वो जेल भेजना या जुर्माने लगाने जैसी सजा नहीं होती है। फिर देखिए ऐसा भी कह सकते हैं कि आम आदमी की तरह सजा नहीं होती। अब इसमें मजेदार बात देखिए कि जनरली जजेस को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के होते हैं, ये भ्रष्ट भी पाए जाते हैं तो इनको ऐसी सजाएं नहीं होती, जेल में डाल दो। लेकिन एक दलित जज था, उससे इन्होंने 6 महीने की सजा ठोक दी थी। हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 6 महीने की सजा ठोक दी थी, क्योंकि उस दलित जज ने मोदी जी को चिट्ठी लिख दी थी कि 20 भ्रष्ट जजों की लिस्ट है, इन पर कार्रवाई करो। तो इन्होंने उठा के उस जिसने कहा कि भ्रष्ट जजों की लिस्ट है, इन पे कार्रवाई करो, उसी जज को उठा के हटा भी दिया और उसके ऊपर सजा भी ठोक दी, 6 महीने की सजा भी ठोक दी। अब देखिए मतलब ये ब्राह्मणवादी न्याय इस तरह से काम करता है। अभी मैं आता हूं उस केस पर भी नीचे चल के। ठीक। चलिए, तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद बताया जाता है कि अगर हाईकोर्ट के जज में भ्रष्टाचार करते पाए जाते हैं तो उन्हें पद से कैसे हटाया जाता है। तो पद से हटाने का तरीका तो वही है, क्या बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया है। और ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि भाई सीजीआई साहब ये कह दें किसी हाईकोर्ट के जज पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि उनसे रेगुलर काम छीन लिया जाए, या फिर वो खुद ही अपने पद से त्याग पत्र दे दें। अदर देन दिस महाभियोग चलाया जाए। और कुछ ज्यादा तरीके नहीं है। किसी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं सजा देने का कोई प्रोसेस तो नहीं है, बस इतने ही तरीके मौजूद है। ठीक है। ये भी बताया गया। महाभियोग चलाना अपने आप में बहुत कठिन प्रक्रिया है, जो अभी तक किसी भी जज पे चलित हुए हैं, लेकिन पास किसी का भी नहीं हुआ है। ठीक है। ये भी स्थिति है। देख लीजिए, जस्टिस दीपक मिश्रा थे, इनके खिलाफ क्या बोलते हैं कांग्रेस और कुछ दलों ने क्या बोलते हैं महाभियोग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि भाई वेंकैया नायडू उस समय हमारे उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ठीक। 2015 में देखिए गुजरात के जज साहब पादरीवाला थे, इन्होंने आरक्षण और अनुसूचित जाति के खिलाफ टिप्पणी की थी। इन पर भी प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन फिर वो आगे नहीं चला था। ठीक। इन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था। ठीक। ये स्थिति है। उसके बाद 2011 में देख लीजिए सिक्किम हाईकोर्ट के जज थे पीडी दिनाकरन, इनके खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ही ले लिया। तो फाइनली मामला यही होता है कि महाभियोग चलता भी नहीं है, लाया भी जाए तो उससे पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। कुल मिलाकर इन्हें अपराधों की सजा तो मिल नहीं पाती, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से ही हट पाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक। देख लीजिए, अब देख लीजिए ये जो जज साहब हैं जस्टिस वर्मा, इनका ट्रांसफर इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, यानी वहां की वकीलों की संस्था है, वो ये कह रही कि भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट कूड़ादान तो है नहीं, यहाँ पर आप भ्रष्ट और बेईमान लोगों को ट्रांसफर करके भेज देंगे और ये यहाँ पे फिर से भ्रष्टाचार चलाएंगे। अब ये भी अजीब है, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जहां से एक नमूने निकले हुए हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे ऐसे अजीब न्यायिक फैसले देखे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जस्टिस यादव साहब का मामला तो आप सुन ही चुके होंगे। बीजेपी आरएसएस वो एक बजरंग दल जिसकी भी एक समिति थी, वहां जाकर इन्होंने बड़े मुसलमानों के विरुद्ध अनाप शनाप बातें की हुई थी और बहुत कुछ बोला हुआ था। महिलाओं के विरुद्ध तो अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट बदनाम है, तो वहां के जज इस तरह के फैसले या बातें करते ही रहते हैं। ठीक। तो लगभग कूड़ेदान जैसी स्थिति तो उसकी ऑलरेडी है। उसके बाद देख लीजिए जस्टिस वर्मा को अलग करने की मांग की है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो नहीं चाहता कि वापस आए। अब देखेंगे इसमें क्या आगे प्रोसेस में आगे होता है। क्या जस्टिस वर्मा पे महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आप एक बात समझिए कि ये जस्टिस यादव साहब हैं, इनके महाभियोग का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, सांसदों ने साइन भी कर दिए थे राज्यसभा में, अभी तक प्रोसेस में ही नहीं आ पाया। ठीक है।
तो मतलब जब इन्हीं पे कार्रवाई नहीं हुई तो वर्मा जी पे क्या ही कार्रवाई होगी, और कभी होगी तो कौन जाने। महाभियोग भी चलाने में सरकार की रुचियां हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये जस्टिस शेखर यादव हैं, और देखिए इनके खिलाफ तो फरवरी में प्रस्ताव पारित हो गया था, कुछ हुआ नहीं अभी तक, और आगे भी लगता नहीं कुछ होगा। ये तो बीजेपी की पसंदीदा भी है वैसे भी। ठीक, उसके बाद जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके खिलाफ भी कई ऐतिहासिक आरोप रहे हैं। तमाम सारे न्यायाधीशों पर तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। द कारवा ने इसको लेकर बड़ी एक न्यूज छापी हुई थी, जब प्रशांत भूषण ने इस देश के मुख्य न्यायाधीशों पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए हुए थे। तब उन्होंने बड़ी इसकी खबर छापी हुई थी कि देखिए 21वें सीजीआई थे रंगनाथ मिश्रा, और 22वें सीजीआई के.एन. सिंह को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के पद पर आसीन देखिए जो है भ्रष्टाचार के घोटाले के सामना कम ही करना पड़ा है। ये सब इन्होंने बताया हुआ है। और फिर ये बताते हैं कि देखिए 26वें सीजीआई थे, देखिए अहमदी, ठीक है, एएम अहमदी। ये भोपाल गैस कांड में इन्होंने यूनियन कार्बाइड को जो है आरोप मुक्त कर दिया था, और बाद में फिर यूनियन कार्बाइड के जो अस्पताल है वहाँ के चेयरमैन भी इन्हें, कैंसर हॉस्पिटल का शायद चेयरमैन भी इन्हें बना दिया गया था। उसके बाद 29वें सीजीआई थे एस.एस. आनंद। इन पर भाई भतीजेवाद और रियल एस्टेट के साथ मिलने जुलने कर सेटिंग वेटिंग करने का आरोप लगा था, ये भी हो चुका है। 36वें सीजीआई थे वाई.बी. सब्बरवाल। इनके ऊपर भी अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। शॉपिंग मॉल वगैरह में फैसले वैसले देकर अपने बेटे को लाभ देना, ये सब आरोप लग चुके हैं। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ये जो जज साहब हैं, ठीक है, शुक्ला जी। हाँ, शुक्ला जी वाला मामला देखिए, ये तो लेटेस्ट मामला है शुक्ला जी वाला, तो अभी 2023 का, ये फरवरी 2023 का। तो शुक्ला जी जो हैं हाईकोर्ट के पूर्व जज, देखिए शुक्ला जी के खिलाफ सीबीआई में मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यायमूर्ति एन.एन. शुक्ला इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये भी जज थे, 2020 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद इन पर भ्रष्टाचार कदाचार के आरोप लगे इनके और इनकी पत्नी के ऊपर। आय से अधिक संपत्ति का सीबीआई जांच अभी चल रही है, इनका भी कुछ हुआ नहीं है, इन पे भी काफी पैसा निकला हुआ था। ठीक, ये स्थिति है। उसके बाद देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोप के रूप में देखिए, जब जस्टिस 2019 का मामला है, और 2019 में ये कारवा ने लिखा था क्या भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से घिरे हुए जज सूर्यकांत बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। सूर्यकांत जी हैं, ये कई फैसलों में, विवादास्पद फैसलों में इनकी शक्ल आपने देखी होगी, ये आते रहते हैं। ठीक, और ये इनके ऊपर 2012 में रियल एस्टेट में सूर्यकांत कई प्रकार के आरोप लगे थे। उनमें से रियल एस्टेट के साथ मिलकर ये देखिए कम कीमत दिखाकर करोड़ों रुपए की संपत्ति का अवैध कारोबार करने का आरोप था। 17 में पंजाब के एक कैदी को पैसा लेकर जमानत देने के आरोप थे, और भी सारे 18 में देख लीजिए, और भी हिमाचल प्रदेश में रहे। इन पे बहुत सारे आरोप लगे थे। फाइनली ये इतने आरोपों के बाद भी सूर्यकांत जी जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। 2019 से लेके 24 तक ये जज रहे, रिटायर हुए। तो मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी बढ़िया जज बन जाते हैं, ऊपर जाते हैं, मजा मारते हैं, और कुछ होता भी नहीं है। मतलब जैसे ये अभी फिलहाल में जो वर्मा जी हैं, इन पर ऊपर भी आरोप लगा है, जांच चलती रहेगी। आगे आप उम्मीद मत करिए कुछ होने वाला है, क्योंकि जातिवादी व्यवस्था है इनकी सुरक्षा करने के लिए। ठीक, ये अच्छे से ध्यान रखिए। उसके बाद कई जजों पर पहले भी आरोप लगे हैं। वी रामास्वामी जी हैं, इनके ऊपर आरोप लग चुका है पहले भी। वी रामास्वामी पर 1993 में महाभियोग चलाया था, देख लीजिए, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। इनके ऊपर भी तमाम सारे आरोप थे। जो जिस घर को इनको अलॉट किया गया था उसी घर पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। मतलब जज हैं या डकैत हैं या आप कुछ भी कह लीजिए, कब्जे कर लेते हैं। पादरी वाला जी हैं, ये तो SC/ST के खिलाफ खराब टिप्पणी के लिए इनके ऊपर महाभियोग चल चुका है। उसके बाद ये जस्टिस दिनाकरन है, ये तो काफी फेमस मामला था दिनाकरन का, और इनके ऊपर देख लीजिए तमिलनाडु में जिले में जमीन हथियाने के आरोप लगे थे। मतलब आपको ये आरोप किसी माफिया जैसे लगेंगे, डाकू, माफिया, डकैत, ये हत्या लो, वो हत्या लो, यही ये जज लोग हैं, इनके ऊपर इस तरह के आरोप थे। हुआ कुछ भी नहीं, इनका इतना ध्यान रखिए। ठीक, सब बचने के। फिर सौमित्र सेन साहब, इन पर भी आरोप लगा हुआ था। और उसके बाद ये जो जस्टिस गांगुली थे, KS गांगुली थे, इनके ऊपर तो बड़ा गजब गजब का आरोप था। यौन उत्पीड़न का आरोप था। 2015 में एक अपनी न्यायाधीश महिला जो न्यायिक अधिकारी थी, उसकी यौन उत्पीड़न का आरोप था, और बाद में फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और फिर हमारे परम गुरुदेव, ब्राह्मणों के सबसे बड़े गुरुदेव, ठीक है, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये तो बड़े ही मस्तराम आदमी है, मतलब मुझे नाम बताने की जरूरत तो है नहीं, आप इनका नाम जानते होंगे। राम मंदिर का फैसला भी दिया हुआ है इन्होंने, और
बस उस फैसले से ये सारी चीजों से मुक्त हो गए। रंजन गोगोई साहब हैं, रंजन गोगोई साहब पर इन्हीं की सहयोग ऑफिस में काम करने वाली एक महककर्मी ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और फिर मजेदार बात यह है कि इन्होंने खुद ही उस केस को सुना, सीजीआई थे, और खुद ही उस बेंच में बैठे और खुद ही ने उस केस को डिसमिस कर दिया। ठीक, तो देख लीजिए, ये इन्होंने खुद ही अपना केस बंद कर लिया था। तो ये भी गजब हुआ कि जिसके ऊपर आरोप लगाया वही जज बन गया, और उसी ने फिर, उस लड़की ने तो फिर गवाही देने से मना ही कर दिया था, और ये केस इन्होंने फिर डिसमिस कर दिया। रंजन गोगोई साहब फिर चले गए। बाद में चंद्रचूड़ साहब ने उस महिला को फिर से नौकरी भी दे दी। ये भी गजब का हुआ। ठीक, फिर ये इतने सब आरोपों के बाद ये जो गोगोई साहब हैं, ये तो बताइए आपको, ये राज्यसभा भी पहुंच गए। तो ठीक है, मतलब ये ऐसे, ये है भारत की न्यायपालिका। ये जातिवादी चरित्र आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि ये खास जाति वर्ग से लोग हैं, इसलिए इनके लिए 100 खून माफ है। ये कुछ भी करते हैं, इनके बचाने के लिए एक सिस्टम है जो काम करता रहता है। ठीक, और वो इनका अहित नहीं होने देता। ठीक, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वास्तव में ये चौकीदार हैं जातिवाद के, ये बचाते हैं जातिवाद को। ठीक, उसके बाद देख लीजिए, फिर हम ये देखते हैं कि ये तो ठीक है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किए वो मजे मारे, कोई राज्यसभा गया, किसी को प्लाट मिल गया, किसी को जमीन मिल गई, किसी के ऐश हो गए। ठीक, मतलब जैसे वर्मा जी हैं, ये भी मजे हो जाएंगे, इनके कुछ होना जाना नहीं है, बरी हो जाएंगे और बाद में फिर कहीं अच्छी पोस्टिंग भी मिल जाएगी। लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था का जिन्होंने विरोध किया उनका क्या हुआ? वो जज जिन्होंने इस सिस्टम का विरोध किया कि भ्रष्ट सिस्टम है, उनका क्या हुआ? उनमें से एक दलित जज हैं, उनका मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, बड़ा गजब का एग्जाम्पल है, ये देख लीजिए। जस्टिस कर्णन का एग्जाम्पल रखता हूँ, और ये सबसे रोचक है। 2017 का ये मामला है। बताया जाता है कि देखिए, पहली बार हाई कोर्ट के जज पर सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ अवमानना का मामला, और ये जो जस्टिस कर्णन साहब हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 भ्रष्ट जजों की लिस्ट भेजी हुई थी। अब आप देखिए, मतलब जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है उसे ऐसी सजा दे रहे हैं कि उसका खेल खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, विशेषकर दलित हो तो फिर तो बचने की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो देखिए, ये जस्टिस कर्णन साहब हैं, ये केस काफी उछला हुआ था जस्टिस कर्णन का, और मीडिया ने खूब छाती पीटी हुई थी। मतलब ये सही होने पर भी इन्हें अपराधी बना दिया गया था। और देखिए, ये इनका पूरा मामला था। इसमें बताया जाता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस कर्णन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेंगे। कर्णन ने 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी को खुलकर खुला पत्र लिखकर न्यायपालिका में भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। ठीक है, 23 जनवरी को लिखे गए पत्र में जज ने भ्रष्टाचारी जजों की सूची, शुरुआती सूची भी बनाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के 20 जजों के नाम उसमें शामिल थे। बेचारे कर्णन साहब बड़े भोले थे, मतलब वो मोदी को लिख रहे भ्रष्ट जजों की लिस्ट। मतलब इससे बड़ा भोलापन तो क्या होगा। मतलब वो बैठे ही, भ्रष्ट जज वहां बैठे ही मोदी की वजह से, इन्होंने मोदी को लिस्ट दे दी। उसके बाद फिर इनकी शामत आ गई बेचारे कर्णन साहब की, इनका जीना ही मुश्किल हो गया और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी। उसके बाद देख लीजिए, फिर 23 जनवरी को लिखे गए पत्र में जज में भ्रष्टाचार की शुरुआती सूची बनाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के 20 जजों के नाम उसमें शामिल थे। फिर बाद में इनके खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी गठित की गई, जस्टिस खेयर उसमें थे। मजेदार देखिए, मतलब जस्टिस कर्णन कह रहा है कि 20 जज भ्रष्ट हैं। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है, जस्टिस कर्णन के खिलाफ। ठीक, और फिर उस कमेटी में, जो उस कमेटी जांच कर रही थी, उसमें कौन लोग हैं? मजेदार स्थिति देखिए, उस कमेटी में हेड थे खेयर साहब, दूसरे थे दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा पे खुद पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, अवमानना के आरोप लगे थे। फिर उसके बाद थे रंजन गोगोई। रंजन तो ठीक है, अब देखिए, चोर चोर, मतलब चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति चल रही है। वो कर्नल साहब कह रहे हैं कि 20 लोग भ्रष्ट हैं, इन पे कार्रवाई करो। और सुप्रीम कोर्ट के बाकी के वो भ्रष्ट सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा है, हम कमेटी बना लेते हैं, हम कर्नल को ही निपटा देते हैं। तो खेयर बैठ गए, दीपक मिश्रा, इस पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, रंजन गोगोई, ये तो सभी आरोपों, इन पे तो सभी प्रकार के आरोप लगे। ठीक है, और लोकुर और घोष, कुरियन, ये बैठ गए। अब इसमें से 2-3 तो बड़े कुख्यात हैं, खेयर देख लीजिए, मिश्रा देखिए, और गोगोई देखिए। इन पे तो खुद पे इन्होंने जांच कर डाली कर्नल साहब की, और कर्नल साहब की ऐसी जांच करी कि मतलब इतिहास बना दिया। इतिहास में पहले जज बन गए कर्नल साहब जिनको 6 महीने की सजा ठोक दी गई थी, कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहले एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है कर्नल साहब जिन्हें पद पर रहते हुए सजा दे दी गई। 2017 में न्यायिक अवमानना के मामले में 6 महीने की सजा दी गई थी, हालांकि जेल नहीं गए, सजा 6 महीने की सजा ठोक दी। अब देखिए,
नियम यह है कि जज को जेल नहीं हो सकती, सजा भी नहीं हो सकती, पर दलित हो गए बेटा तो तुम्हारे लिए नियम कुछ नहीं है, उठाकर ठोक देंगे। ठीक। और मजेदार बात देखो, 10 भ्रष्ट इकट्ठे हो गए, रंजन गोगोई, मिश्रा, सब पे केस चले बाद में भ्रष्टाचार। इन्होंने उठा के कर्नल साहब की हालत खराब कर दी। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई ये भ्रष्ट लोग हैं, इन पे कार्रवाई करो। ठीक। बस कह गलत आदमी से रहे, बाद में इन्हें सजा भी ठोक दी। तो ये एक बड़ा गजब का एग्जाम्पल आप देखिए कि कैसे जातिवादी व्यवस्था काम करती है, कि जो इस सिस्टम को उजागर करता है उसकी ये हालत खराब कर देती है। ठीक है। जो उसके खिलाफ बोलता है उसकी ये हालत खराब कर देते हैं, और इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि नियम कायदे कानून छोड़िए, वो जज को, हाई कोर्ट के जज को ही सजा ठोक दी 6 महीने की, जबकि नियम अनुसार ये हो ही नहीं सकता। पर नियम से नहीं कुछ लेना देना नहीं। पिछले 10 सालों में हमने देख लिया कि इस देश की न्यायपालिका को नियम कायदे कानूनों से कुछ मतलब नहीं है। भगवान से पूछकर निर्णय सुनाए जाते हैं, और भगवान तो खुद ही इनका जातिवादी है। ठीक। तो वो तो जातिवादियों के पक्ष में ही बात कहेगा। तो ये आपकी न्यायपालिका की सच्चाई है। दूसरा ऐसा ही एक केस हमें और मिलता है, क्या बोलते हैं, जस्टिस कर्दन साहब के अलावा। देखिए, ये जस्टिस कर्दन साहब की हिस्ट्री भी दी हुई है विकिपीडिया पे, कि ये जो है मतलब अच्छे परिवार से हैं, ऐसा नहीं है। जस्टिस कर्दन साहब, इनके फादर को और इनके दादा को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ था, अच्छी फैमिली से हैं। ठीक। फादर टीचर थे इनके, और ये भारत के, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, अपमान के दोषी हुए थे, और ये सजा सुनाई गई थी। देखिए, सजा सुनाई हुई थी। ठीक। और ये तमिलनाडु के थे और एक दलित परिवार से थे। ठीक। ये देखिए, इनके जो क्या बोलते कर्नल स्वामी के रूप में थे, और इनके स्कूल शिक्षक थे, इनके परिवार के, देखिए, और हेडमास्टर थे, और राष्ट्रपति के श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था उनके परिवार के लोगों को। ठीक। तो ये मतलब अच्छी खासी फैमिली से थे, लेकिन इन्होंने इतना बुरा हाल किया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बिहार का हमें पता चलता है कि जज ने पटना हाई कोर्ट में भ्रष्टाचार का खुलासा किया, तो 11 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब यही स्थिति पटना हाई कोर्ट की है। ये मामला है, देखिए, 2019 का। ये सब नए मामले, मोदी की सरकार के समय के मामले हैं। एक जज साहब थे, राकेश कुमार। ठीक है। न्यायाधीश राकेश कुमार है, पटना हाई कोर्ट की बात हो रही है। देखिए, पटना हाई कोर्ट के जज राकेश कुमार। अब राकेश कुमार जी का इतिहास ये था कि बड़े तेज तर्रार वकील थे, सीबीआई के वकील भी रहे, लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला वगैरह सब इन्होंने उस समय जांचा, और काफी तेज तर्रार काम किया, सजा वजाएं भी हमें पता ही है। अब इन्हें गलत फहमी होगी तेज तर्रार पर, इन्हें पता नहीं होगा कि भाई लालू प्रसाद यादव को सजा दिलवाना और किसी ब्राह्मणवादी व्यक्ति को सजा दिलवाना, उसमें अंतर होता है। फिर ये बड़े पसंदीदा हो गए, और ये जज भी बन गए। जज बन गए तो इन्हें दुनिया की सच्चाई पता चली कि यार, मतलब दलित आदमी के, निम्न जाति के आदमी के खिलाफ तो आप कुछ भी कार्रवाई करो, सिस्टम आपके साथ है, सवर्णों से जूझ जाओगे तो निपटा देंगे। तो देखिए, मामला है पटना हाई कोर्ट में अपने ही एक जज के केस की सुनवाई करने के रोक दिया। जज ने राज्य की निचली अदालतों में कथित भ्रष्टाचार में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। ये जो राकेश कुमार साहब थे, इन्होंने क्या किया कि जो निचली अदालतें हैं वहां भ्रष्टाचार होता है। ठीक। और इतना भ्रष्टाचार है कि इनके हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध निचली अदालत ने जमानत दे दी। ऐसा केस था। ठीक। और केस भी ये था कि जिस व्यक्ति पे आरोप था वो कोई दलित के लिए जो फंड था उसका पैसा उसने खा रखा था। तो अब ये गुस्सा हो गए, इन्होंने उठाकर क्या बोलते हैं, निचली अदालतों में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। ठीक। अब इन्होंने जब जांच के आदेश दे दिए तो भाई पूरा पटना हाई कोर्ट हिल गया। बाकी जज बोले नहीं, ये क्या होना भाई, सीबीआई जांच हो गई, पता चला सब फंस जाएंगे, यहाँ तो सारे ही हमाम में सभी नंगे बैठे हुए हैं, मतलब मुंह से पैसा मांगते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक। अब क्या हुआ, उन्होंने ये सारे फिर भ्रष्ट लोग मिल गए। फिर क्या हुआ कि 11 न्यायाधीशों की पटना हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। ठीक है। और फिर राकेश कुमार जो हैं, उन्हें उनके ऊपर ही किसी केस की सुनवाई करने के अधिकार को रोक दिया गया। ठीक। तो उन्हीं को रोक दिया। न्यायमूर्ति राकेश कुमार को जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया, और फिर उन्हें केस की सुनवाइयों से हटा दिया गया। ये राकेश कुमार की स्थिति है। बाद में हमें बहुत बाद में पता चलता है, बार बेंच की साइड से 2019 में जो राकेश कुमार जी थे, इनका ट्रांसफर फिर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। तो उसके बाद फिर इनका कुछ पता हमें नहीं चला। ठीक है। तो दर्शकों, ये आपका सिस्टम है, ये जातिवादी सिस्टम है। अब राकेश कुमार साहब का बैकग्राउंड का तो पूछा नहीं है, लेकिन वो कुमार अकेला लिख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है बिहार में। पर आप, ये आपका सिस्टम है कि जो लोग सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, उनकी इतनी बुरी हाल करा जाता है इस जातिवादी व्यवस्था में कि
उन्हें तोड़ दिया जाता। जस्टिस कर्णन को सजा ठोक दी। लेकिन प्रशांत भूषण ब्राह्मण वकील अगर ये कहता है कि इस देश के 4-5 न्यायाधीश मोदी के समय भ्रष्ट हैं, तो उसके ऊपर केस चलता है, लेकिन 1 रुपए की सजा देकर छोड़ देते हैं। इसमें भी ध्यान रखिए, जातिवाद यहां पे भी घड़ा गजब का है कि जब प्रशांत भूषण ब्राह्मण कहता है वकील के हमारे सीजीआई भ्रष्ट हैं, तो केस चलता है, मिश्रा जी की अदालत में केस चलता है, 1 रुपए की सजा ठोकते हैं उसे, और वो 1 रुपए भी वो कहता है मैं नहीं दूंगा, उसका वकील देता है। ठीक। लेकिन जस्टिस कर्णन ने कहा कि 20 भ्रष्ट हैं वकील, ये तो जज थे यार हाई कोर्ट के, इन्हें 6 महीने की सजा ठोक दी उठा के। और ये दूसरे जज साहब राकेश कुमार साहब, इनका तो करियर ही खत्म कर दिया। समझते हैं? तो ये अंतर है आपकी जातिवादी व्यवस्था का कि यहां अगर आपको विरोध भी करना है ना, तो आपको ऊंची जात का होना पड़ेगा। सिस्टम में विरोधी बनने के लिए भी ऊंची जात का, ये कहना कि इस न्यायपालिका भ्रष्ट है, ये 4-5 सीजीआई भ्रष्ट आए मोदी के दौरान, ये कहने के लिए भी आपको प्रशांत भूषण ब्राह्मण होना पड़ेगा। आप और हम जैसे दलित बोल दिए तो हमारा तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे। ठीक। इस तरह का सिस्टम चल रहा है, इस तरह की जातिवादी व्यवस्था चल रही है। ठीक। ये है पूरा आपका जातिवाद का ये पूरा मामला है। और आप इस चीज को थोड़ा समझिए बात को कि ये चौकीदार हैं। मैं बार बार इस बात को आपको दोहराता हूं कि वास्तव में क्या है कि ये चौकीदार लोग हैं। ठीक। और इस देश की न्यायपालिका क्या है, चौकीदार की भूमिका में है, जातिवाद की चौकीदारी कर रही है। और कोई भी इस जातिवादी व्यवस्था में निम्न जाति का व्यक्ति, कमजोर जाति का व्यक्ति अगर वो आवाज उठाता है तो उसके बुरे हाल कर देते हैं। और कोई भी यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो इन्हीं की जात वर्ग का, वो इन पे आरोप भी लगाएगा तो उसके लिए एक जाति का होने के कारण एक सहानुभूति है। प्रशांत भूषण इसका आरोप उदाहरण है। हालांकि प्रशांत भूषण जातिवाद पे नहीं बोलता, ध्यान रखना। प्रशांत भूषण न्यायपालिका में न्यायाधीश भ्रष्ट हैं, 5 न्यायाधीश भ्रष्ट थे, मोदी पक्ष में फैसला देते हैं, सारी बातें करता है, लेकिन वो भी जाति के विरुद्ध नहीं बोलता। तो इन सब लोगों में एक मौन सहमति है कि न्यायपालिका में जो जातिवाद है उस पर बात नहीं करनी है। ठीक। हम आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन जातिवाद जो जड़ है इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था की, उस पर बात नहीं करनी है। और अभी भी आप देखिए यही चल रहा है। अगर आप मीडिया में जाएं तो मोटा मोटा क्या चल रहा है कि एक जज है जिसके यहाँ बहुत पैसा मिल गया, बहुत भ्रष्टाचार है, फलाने जज भ्रष्ट था, ढिकाना जज भ्रष्ट था, इस पे आरोप लगे, उस पे, और न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार है। सारे मीडिया हाउस आपको एक ही बात करते देखेंगे, लेकिन एक भी मीडिया वाला ये नहीं कहेगा कि इस भ्रष्टाचार की जड़ में जातिवाद है। क्योंकि यहां जातिवादी लोग, खास जाति के लोग जमावड़ा बना के बैठे हैं और एक दूसरे को शह देते हैं, प्रमोट करते हैं, उनके जातिवादों को, उनके भ्रष्टाचारों को छुपा लेते हैं। इनफैक्ट आते ही भ्रष्ट व्यवस्था से हैं तो पैसा कमाएंगे। ठीक। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस वजह से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। और इनकी हिम्मतें भी बहुत ज्यादा, इन्हें डर भी नहीं लगता, क्योंकि इनका बामन ऊपर बैठा है ना बचाने के लिए, या इनका कोई ऊंची जाति का भाई बैठा हुआ है। जैसे ये अभी वर्मा जी फंस गए, बचा लिया जाएगा, ऊपर बैठे इनके बाप भाई, वो निकालेंगे तरीके इन्हें बचाने के। और देखिएगा ये बच के जाएंगे। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि मतलब आप मेरी शब्दों को याद रखिएगा, कुछ नहीं होगा इनका। क्योंकि अभी तक हमने इतिहास देखा कि भ्रष्टों का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो ईमानदार व्यक्ति थे कर्णन साहब जैसे, उन्हें ऐसा टांगा कि वो कभी इतिहास के पन्नों में मतलब उनके नाम ही खराब करके दर्ज कर दिए। कोई अगर हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसे ये लगेगा जस्टिस कर्णन को 6 महीने की सजा हुई, ठीक है, खराब आदमी होगा। वो ये थोड़ी पड़ेगा कि इसलिए सजा हुई क्योंकि ये कह रहे थे 20 भ्रष्ट जज ने पकड़ लो। ठीक। तो ये जातिवादी व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। ये चौकीदार बन के बैठे हुए हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं। ठीक। और जब तक ये यहाँ पे न्यायपालिका में चौकीदार बन के बैठे हुए हैं, तब तक इस देश में जातिवाद के विरुद्ध कोई भी आवाज, कोई भी आंदोलन, कोई भी प्रक्रिया को ये मजबूत ना होने देंगे, ना बढ़ने देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखिए आरक्षण का उपवर्गीकरण। कितनी चालाकी से इन्होंने आरक्षण को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा, और ऐसे बांटा कि आज तक किसी को कुछ मिला ही नहीं। वो वाल्मीकि समाज के लोग इतना खुश हो रहे थे, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। केवल समाज में वैमनस्य आया। एससी जाति की एक जाति दूसरी जाति से नफरत कर रही है।
अब लड़ना तो ब्राह्मणवाद से था, पर लड़ आपस में रहे हो और मिला किसी को कुछ नहीं है। वो तो उन्हें पहले ही पता है हमें देना तो कुछ है ही नहीं, हम नौकरी नहीं निकालेंगे तो आरक्षण लोगे कहां से, बांटेंगे ही नहीं कभी। ठीक, ना जातिगत जनगणना होगी ना बटेगा कभी। तो ये ऐसे करके चीजें तोड़ी जाती हैं, समझो बात को। महिला अधिकार चिल्लाया, कमजोर करे जा रहे हैं, महिला अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। ठीक, SC ST एक्ट देख लीजिए, रोज एक नई व्याख्या आती है और कम कर देते हैं। मतलब अभी तो हद हो गई। एक जज साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि भंगी और ये कहना भी जातिवाद में नहीं, ये जात थोड़ी होती है, बताइए मतलब। ठीक, जबकि उसी राज्य की जो SC की लिस्ट थी वहां लिखा हुआ है कि जात है, तो उन्हें लेना देना नहीं है। मदमस्त हाथी की तरह जो चाहे बोलते चले जा रहे हैं। तो ये पूरी सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है। और इसे आप समझने के लिए जस्टिस ब्योड़े साहब थे, इनका ये जो फेमस चित्र है आपने देखा होगा, हार्ली डेविडसन पर बैठे हुए हैं, और ये काफी फेमस हुआ था हार्ली डेविडसन का ये चित्र जो था। हमारे CGI साहब थे जस्टिस ब्योड़े साहब, और बाद में पता चला कि ये जो हार्ली डेविडसन है ये BJP के एक नेता की है। तो इस देश का CGI इस देश की रूलिंग पार्टी के नेता की गाड़ी पर बैठकर फोटो खिंचाता है, बाद में RSS के दफ्तर जाता है रिटायरमेंट के बाद। ये बात सारी सच्चाई बता देती है, ठीक है, कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। कुछ और बोलने बताने को लिए फिर रह भी नहीं जाता। ठीक, और ये जातिवादी व्यवस्था जो है वो उस तरह की व्यवस्था है जिसमें सब एक है। ठीक, आप समझिए बात को, कांग्रेस, BJP, बाकी सब, ये सारी आलोचना समीक्षा सब करेंगे, लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि न्यायपालिका की दुर्गति का कारण जातिवाद है। ठीक, ये शब्द आपको नहीं मिलेगा सुनने को, लेकिन कि सारी समस्या की जड़ वहां बैठा जातिवादी सिस्टम है। जब तक उसे नहीं खत्म करोगे तब तक ये भ्रष्टाचार कभी वहां पे खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक, तो ये पूरी स्थिति है दर्शकों। ये मैंने अपना जो बहुजन पक्ष है वो आपके सामने रखा हुआ है। आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है। गोदी मीडिया रोज आपको नई कहानी सुनाएगा, लेकिन आप समझिए कि वो नहीं है सच्चाई। ठीक, भ्रष्टाचार तो होता है, हो रहा है, लेकिन उसकी जड़ में जातिवादी व्यवस्था है। और जब तक इस जातिवाद का निदान नहीं होता तब तक यहाँ फेयर सिलेक्शंस नहीं होते, एग्जाम नहीं होता, योग्यताओं के आधार पर लोगों के सिलेक्शंस नहीं होते, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ बदलने की उम्मीदें आप ना ही करिए। और ये जो पूरा मामला है सो बस मैश होने वाला है। मैच मतलब गफलत में चला जाएगा, आज चिल्लाएंगे, कल चिल्लाएंगे, 2-4 दिन और चिल्लाएंगे, और जो है मूल धीरे धीरे करके फिर इस मामले को टाल दिया जाएगा, बैकफुट पे चला जाएगा। आखिर मीडिया कितने ही दिन चिल्ला सकता है, उन्हें भी पता है। 2-4 दिन हवा बात गर्म होती है, तीसरे चौथे दिन लोग भूल जाते हैं, और अगले दिन फिर नई न्यूज सामने आ जाती है। ठीक है, तो यही सब होने वाला है। मतलब पैथेटिक है, कंडीशन बहुत पैथेटिक है। मुझे भी ये सारी बातें बताते हुए कोई बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुखद स्थिति है कि मतलब बहुजन समाज सोया हुआ है, वो मंदिर मूर्तियों की जुगाड़ों में लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्राह्मणवादी लोग जो हैं वहां उलझा के समाज को ये कमरे भर भर के नगद इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि इनकी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो मौज करती रहें, ऐश करती रहें, बड़ी हार्ली डेविडसन गाड़ियों पे घूमती रहें, विदेशों में पढ़ती रहें। इन पे इतना पैसा, ये संसाधन इस स्तर पे इकट्ठा करते जा रहे हैं, और इन पे संसाधन रहेंगे तो सर जातिवाद कभी खत्म भी नहीं होगा। दोनों चीजें हैं, मतलब जातिवाद रहेगा तो इन पे संसाधन रहेंगे, और संसाधन रहेंगे, रिसोर्सेज रहेंगे, तो जातिवाद कभी खत्म भी नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे को इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे, और यही हो रहा है। इसमें विचलन डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग हैं जो आए, समाज को बदलें, सिखाएं, प्रयास करें, और नहीं तो बहुजन समाज खुद इतना सक्षम हो जाए कि भाई चलिए मान लिया महानायक पैदा नहीं हो रहे, पर हमारे बहुजन महानायक इतना लिखकर, पटाकर, समझाकर हमें गए हैं कि हमें अब भले ही और महानायक ना मिले, हमें दिशा जानकारियां सब समझने के लिए सब कुछ पहले से उपलब्ध है। ठीक, तो अपने मूल मुद्दों पर काम करें, समाज असली मुद्दों पर आए, जो वास्तविक भविष्य के मुद्दे हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए वो कैसे एक एक कमरा भर के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों को मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाज कहाँ है? ठीक, क्या हम शिक्षा की तरफ रुझान रख रहे हैं? क्या हम विज्ञानवाद की तरफ जा रहे हैं? क्या हम तर्क की तरफ जा रहे हैं? क्या हम आधुनिक तकनीकों को सीख रहे हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिसके जवाब ढूंढे बगैर बहुजन अपने मूवमेंट को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते, या फिर आपको वहीं उलझा दिया गया है। मंदिर, मस्जिद,
एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में बस मंदिर मस्जिद मूर्तियां, अगर यहीं तक की दौड़ है तो सर सॉरी, ये दौड़ कहीं नहीं जाने वाली, इससे बाहर निकलिए, दुनिया बदल गई है। ठीक, मतलब मैं एक बात बड़ी साफ बोलता हूं, अगर किसी दलित नेता के घर पे कमरे भर के अगर नोट निकले होते ना सर, मुझे बहुत खुशी होती। किसी में तो इतनी बुद्धि आई कि वो अपनी पीढ़ियों के लिए इतना पैसा इकट्ठा करके जा रहा है कि आगे तुम लड़ते रहना इस आंदोलन को, मूवमेंट करते, कुछ भी करते रहना। ठीक, मतलब बहुजन कब आएंगे इस दौर में, कब कब आएंगे, कब मतलब बोरों से और कुंटलों से पैसे निकलेंगे, सब इन्हीं के पास रहेगा क्या? ठीक? और कब जागेगा समाज? ये सारा खेल संसाधनों पे कब्जा करने का है। ठीक? जब तक आपके पास संसाधन नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। मतलब ये जो लड़ाइयां लड़ी जा रही है ना, ये कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि लड़ाइयां तो संसाधनों के दम पे लड़ी जाती हैं। जिसके पास रिसोर्सेस होते हैं, सत्ता होती है, संसाधन होते हैं, वही सब चीजों पे कब्जे जमाता है। नहीं तो बाकी तो हारी हुई लड़ाइयां हैं। आप कितना भी रोते रहिए इतिहास बदलने का, चिल्लाते रहिए कि भाई ये चीज हमारी है, वो कुछ नहीं होगा। पहले आपको संसाधनों पे कब्जे करने होंगे, सत्ता अपने हाथ में करनी होगी। ठीक, ये दो चीजें करी, उसके बाद आप जैसा चाहे इतिहास लिख सकते हैं, जिस चाहे मंदिर मस्जिद मूर्ति पर दावा कर सकते हैं, वो आपकी हो जाएगी। सत्ता और संसाधन, ये दो चीज बहुजनों को पहले अपने पास करनी है, फिर दावे करिएगा, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही जो चाहोगे वैसा कर लोगे और कोई आपको हटा भी नहीं पाएगा। ठीक? नहीं तो ये बाकी लड़ाइयां किसी काम की नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, चिल्लाते रहो, मर भी जाओगे तो कोई पूछने नहीं आएगा। ठीक, और ये लड़ाइयां तो तब की होती हैं जब पेट भरे होते हैं। समाज का वो वर्ग जिसके पेट भरे होते हैं ना, वो ये सब बातें करता है। भूखे नंगे समाजों को ये सब लड़ाइयां शोभा नहीं देती। हमें पहले संसाधनों की लड़ाई लड़नी है, हमें पहले नौकरियों की लड़ाई लड़नी है, हमें पहले जो है सत्ता पे कब्जा करने की लड़ाइयां लड़नी है। ठीक, ये हम कर सकते हैं। इसके बाद बाकी के प्रोग्राम बनाएं तो वो आगे बढ़ेंगे भी। ठीक, क्योंकि सारा खेल तो फाइनली पैसे से ही जुड़ा होता है, संसाधनों से जुड़ा होता है। ठीक, बात कड़वी है लेकिन रास्ता यहीं से निकलेगा। चलिए, तो मैंने यहाँ से लिंक यहाँ से पेस्ट